आज हम लोग पढ़ेंगे एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 हमारा राज्य बिहार। चूंकि 6 क्लास का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी खत्म हो गया है, ठीक है। अब एससीईआरटी का 3 चैप्टर बचा हुआ है। 8वां चैप्टर हमारा राज्य बिहार, और फिर उसके बाद बिहार दर्शन 1, बिहार दर्शन 2। ये 3 चैप्टर ना बिहार से संबंधित हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। ये है चैप्टर नंबर 8, हमारा राज्य बिहार, ठीक है। हम लोग आज बिहार के संबंध में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। एक्चुअली आप लोग का शुरुआत हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा एक तरह से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले पता है कि ये हमारा देश भारत है, ठीक है। ये हमारा देश भारत है। इसमें हमारा राज्य बिहार जो है सो यहाँ है, यहाँ ये है हमारा राज्य बिहार, ठीक है। तो सबसे पहले बिहार को ना भारत का पूर्वी राज्य बोला गया है, यानी बिहार क्या है? पूर्वी राज्य। बिहार है पूर्वी राज्य, ठीक है। बिहार का स्थापना जो है, हम लोग स्थापना पढ़ेंगे, तो बिहार का स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ। 1 अप्रैल 1912 को बिहार का स्थापना हुआ, ठीक है। हमारे बिहार में 9 परमंडल, ठीक है, 38 जिला, 101 अनुमंडल, ठीक है, 534 ब्लॉक और 7,000 कुछ पंचायत है, ठीक है। 84 से 71 पंचायत है हमारे बिहार में, ठीक है। यानी हमारे बिहार में 9 परमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल, 534 ब्लॉक और 84 से 71 पंचायत है। सबसे नवीनतम जिला जो है, नवीनतम जिला अरवल है। इसको जहानाबाद से अलग किया गया था, तो सबसे नवीनतम जिला हो गया। बिहार का जनसंख्या आप लोग को याद रहना चाहिए। एक्चुअली ये जो हम लोग जनसंख्या पढ़ रहे हैं ना, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुआ, अभी वर्तमान में हो रहा है। तो हम लोग को जो भी जनसंख्या पूछा जाएगा इसी के अनुसार। तो बिहार का जनसंख्या है 10,40,99,452, यानी ये डाटा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये जो 10,40,99,452 है, ये पूरे भारत के जनसंख्या का 8.6% है। और ये 10,40,99,452 हमारा जनसंख्या है। पूरे भारत में थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य है। तो थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि पहला दूसरा कौन है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, और 2 नंबर पे है महाराष्ट्र, और 3 नंबर पे हम लोग बिहार वाले हैं, ठीक है। तो
भारत का हम लोग अति बिहार का जनगणना समझ गए। हाँ, और जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 आदमी रहते हैं। आप लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब समझ गए होंगे कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। इस क्षेत्र में जितना जनसंख्या रहता है उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा दें। देखिए, हमारा राज्य बिहार, हम लोग को एक बिहार का मानचित्र बनाना है। ठीक है, देखिए बिहार का मानचित्र बनाने का थोड़ा सा आप लोग को तरीका बता दें कि आप लोग देखिए, हमारा बिहार जो है ना, लगभग यानी चतुर्भुज के आकार का है। तो देखिए, ये 4 बिंदु आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इधर कोना में भरा हुआ है और इधर थोड़ा सा कम है। ठीक है, हमारा बिहार लगभग ऐसा है। तो ऐसे आप लोग बिहार बनाएंगे। तो बिहार का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय, यानी चतुर्भुजाकार है। बिहार का आकार लगभग चतुर्भुजाकार है। अब हम लोग देखिए, बिहार का ये हुआ उत्तर, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि बिहार का लंबाई। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई, एकदम इसको याद करने का साधारण तरीका है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 3, 4, 5, यानी उत्तर से दक्षिण कितना है? 3, 4, 5 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर। ठीक है, एकदम साधारण है, याद रखना। पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई ये भी साधारण है, 483 किलोमीटर। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, 483 बीसी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वही आप लोग याद रखेंगे। और उत्तर दक्षिण का लंबाई 345 किलोमीटर। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार का चौहद्दी। हम लोग के उत्तर में जो है सो नेपाल है, दक्षिण में हमारा झारखंड है, हम ही से अलग हुआ था। ठीक है, हमारे पूरब में पश्चिम बंगाल है और हमारे पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। आप लोग यानी मैप से जरूर देखिएगा, एटलस में देखिएगा बिहार। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। देखिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नेपाल से सटा हुआ कौन कौन जिला है, पश्चिम बंगाल सटा हुआ कौन कौन जिला है, झारखंड से कौन कौन है, उत्तर प्रदेश। लेकिन अभी एक तरह से क्लास 6 में आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अब हम लोग क्या है कि ये है पूरा। ठीक है, तो हम लोग एक चीज इसमें देख लेते हैं, वैसे एससीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, बीपीएससी द्वारा एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसीलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पूरब में बिहार का ये जगह पड़ता है, और ये जगह कौन सा है? तो इस जिला का नाम है किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? किशनगंज। सबसे उत्तरी जिला हो गया पश्चिम चंपारण। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, और सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पड़ता है। ठीक है, बोलते हैं हम लोग कैमूर। ये है बिहार का सबसे पश्चिमी जिला। पूरब हो गया किशनगंज, उत्तर हो गया पश्चिम चंपारण, पश्चिम हो गया कैमूर,
और सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पर पड़ता है जिसका नाम है गया। ठीक है, ये गया जिला जो है ना, सो बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। हम लोग जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे बिहार दर्शन 1, उसमें हम लोग गया के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। आपको एक चीज यहाँ हम बताते चले, गया जो है बिहार का सबसे गर्म जिला है और बिहार का सबसे ठंडा जिला है। यानी गया जो है बिहार का सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है। एक चीज आपको हम बताते चले कि बिहार का एकदम ठीक सटा हुआ दक्षिण से यानी झारखंड से यहां से कर्क रेखा गुजरा है। ठीक है, एक कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। ठीक है, तो अब आपको हम ये कर्क रेखा, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि बिहार में कहां से गुजरा है, तो ठीक दक्षिणी भाग से गुजरा है। और कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो है सो गया जिला मिलता है। ठीक है, तो बोलेगा कि बिहार, यानी हम आपको अभी बताया कि गया सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला है। सबसे गर्म क्यों है? आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आप बता रहे हैं कि गया सबसे गर्म है, सबसे गर्म क्यों है? सबसे गर्म का रीजन है, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, यानी गर्म होने का रीजन। ठीक है, ये पेन से अच्छा नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले तो क्या है, कर्क रेखा बहुत पास है। ठीक, पहला गर्म होने, इसका जो पहाड़ी है, गया में बहुत सारा पहाड़ी है। ठीक है, इसका पहाड़ी है वो एकदम टकला पहाड़ी है, तो उस पर पेड़ पौधा बहुत कम है, जिसके कारण गर्मी में सूर्य भगवान का रोशनी पड़ता है, कर्क रेखा का नजदीक है, यानी पहाड़ जो है सो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी रहता है। तीसरा रीजन है फल्गु नदी। ये फल्गु नदी में ना पानी ऊपर में दिखता नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पानी ऊपर में नहीं दिखता है, बालू बालू दिखता है, और जब भगवान सूर्य का यानी रोशनी पड़ता है तो बालू गर्म हो जाता है, जिसके कारण गया जिला बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो अब है कि भाई ठंडा क्यों है सबसे ज्यादा? देखिए, ठंडा का भी वही रीजन है, एक कर्क रेखा वाला रीजन नहीं है। ठीक है, इस रीजन को आप कैंसिल कर दीजिए। ठंडा होने का रीजन है कि इसका पहाड़ी, ये जो टकला पहाड़ी है इस पे पेड़ पौधे नहीं है। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि जब ठंडा होता है, ठंडा का मौसम आता है ना, तो उसका जो पत्थर है इतना ज्यादा, आप बैठेंगे कहीं ठंडा का महीना में किसी पत्थर पे तो बहुत तेज लगता है। ठीक है, तो ये पत्थर जो है सो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण ये ठंडा, यानी यहाँ ठंडी बढ़ जाती है। और दूसरा रीजन है यही फिर से फल्गु नदी, कि इसमें पानी तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ बालू है, और जब ठंडा पड़ता है तो बालू इसका पूरा ठंडा हो जाता है। तो ये बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी था, हमने आपको दे दिया। आ, अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार का जलवायु। बिहार का जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, यानी बिहार का जलवायु मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे कोपेन। ठीक है, ये यानी जलवायु के बारे में अपना थ्योरी दिए थे। ठीक है, कोपेन का थ्योरी बहुत बड़ा है, अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो, और जरूरत पड़ेगा ही, यानी 11th-12th में उसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो कोपेन जो है सो यानी अपना जलवायु दिए थे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है। कोपेन के अनुसार बिहार का जलवायु है CWG। CWG, देखिए CWG सबका अर्थ बताएंगे, क्योंकि इसको बताने के लिए हमको 1 घंटा क्लास में होगा भी नहीं। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार CWG। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में ऋतुएं, बिहार में 3 ऋतु होती है, यानी मुख्यतः बिहार में 3 ऋतु, एक होता है ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से लेकर के जून तक रहता है। ठीक है, ग्रीष्म मतलब एकदम गर्मी वाला। ठीक है, इस समय ग्रीष्म ऋतु के समय में बिहार में एक गर्म हवा चलता है जिसका नाम है लू। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार में एक गर्म हवा चलता है जिसका नाम है लू। उसके बाद 2 नंबर पे आता है वर्षा ऋतु।
ये जुलाई से शुरू होता है, ठीक है, और अक्टूबर तक चलता है। तीसरा है शीत ऋतु। ये नवंबर से शुरू होता है और फरवरी तक चलता है, ठीक है। तो बिहार का हम लोग ऋतु पढ़ लिए, ठीक है। बिहार के एससीईआरटी में एक चीज का जानकारी दिया गया है, ठीक है, कि दोहरी जिंदगी। बिहार के एससीईआरटी में बताया गया है कि बिहार में कुछ लोग दोहरी जिंदगी यानी दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक ही आदमी दो बार। एक्चुअली क्या है कि हमारे बिहार में ना, यहाँ है बक्सर, बक्सर में है चौसा, यहाँ से बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये गंगा नदी ना बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। गंगा नदी ये बक्सर में चौसा, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, यहाँ आपको बता रहे हैं। तो ये गंगा के ऊपर वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो क्या है वास्तविकता कि बिहार का उत्तरी बिहार जो है, उत्तरी भाग, ये पूरा बाढ़ से यानी परेशान रहता है। पूरा 4 महीना 5 महीना यहाँ पर बाढ़ रहता है, ठीक है। और ये दक्षिणी बिहार है, पूरा सुखाड़ से परेशान रहता है, ठीक है। उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार में सुखाड़, ठीक है। तो हम लोग को यानी उसमें जो बताया गया कि यानी जानकारी दिया गया है दोहरी जिंदगी, ठीक है। तो दोहरी जिंदगी, यहाँ पर एक बिहार में जिला है जिसका नाम है मधुबनी, मधुबनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक जिला है, इसका नाम है सुपौल, ठीक। और यहाँ एक जिला है जिसका नाम है खगड़िया। तो क्या है कि हाँ, और यहाँ है एक जिला सहरसा, ठीक है। तो बोला है ना कि दो बांध है, एक सुपौल और सहरसा, और एक मधुबनी और खगड़िया के बीच। यहाँ मधुबनी और खगड़िया के बीच, एक सुपौल और सहरसा के बीच, यानी दो बांध है, ठीक है। इसको बोला गया पूर्वी बांध, सुपौल और सहरसा के बीच को पूर्वी बांध, और मधुबनी और खगड़िया के बीच को पश्चिमी बांध, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो इलाका है ना, ये कोसी नदी वाला इलाका है, यहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित इलाका है। तो ये दोनों बांध के बीच ना कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं दोनों बांध के बीच, जिसको बाढ़ का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो ये लोग जो ना, जब बाढ़ का महीना आता है मई जून, ठीक है, तो ये लोग यहाँ से उठ के, यहाँ से अपना सब कुछ जानवर पशु पक्षी अनाज सब लेके बांध पे शरण ले लेते हैं, ठीक है। बांध पे जाके रहने लगते हैं, इधर के लोग इस बांध पे रहने लगते हैं ऊंचाई पर, ठीक है, क्योंकि ये वाला इलाका पूरा डूब जाता है। तो क्या है कि यानी महीना में 9 महीना करीब जो है सो अपने घर में रहते हैं, और 3 महीना ये लोग बांध पे रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं। और इसी में एक चर्चा किया गया है कि जब ये लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, जब यहाँ से बांध पे जाने लगते हैं बाढ़ आने के समय में, ठीक है, तो एक यानी पौधा है जिसका नाम है मनीजर, ठीक है। देखिए एससीईआरटी किताब में लिखा हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग को याद रखना। एक पौधा है मनीजर, इस मनीजर के लोग जब अपना घर छोड़ के जाने लगते हैं ना, तो यहाँ मनीजर का अपने खेतों में बीज का छिड़काव कर देते हैं, अपने खेत में मनीजर का बीज छिड़काव कर दिए। यहाँ तो पानी लग जाता है, लेकिन ये मनीजर का गुण होता है कि ये पानी में पनपने लगता है, और ये पौधा यहाँ बड़ा बड़ा आकार ले लेता है, इसका डंठल होता है, ठीक है, मनीजर का डंठल होता है, जिसको ये लोग जलावन के रूप में, मनीजर के डंठल का जलावन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके एससीईआरटी के किताब में लिखा हुआ था। अब हम लोग को बिहार के एक क्षेत्र के बारे में बताया गया है, टाल क्षेत्र, ठीक है।
थोड़ा सा हम लोग उसको देख लें। आपको बताए थे कि गंगा माता बिहार में यहाँ से गुजरती है, ठीक है, और यहाँ पे जो है जिला है हमारा पटना, ठीक है, यहाँ पर हमारा जिला है पटना, और ये मुकामा करीब करीब जमुई तक, जमुई जिला तक, ठीक है। यहाँ क्या है कि गंगा के किनारे किनारे एक गहरा क्षेत्र है, ये वाला एक गहरा क्षेत्र है, इसको बोला जाता है टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र, इसमें क्या है कि मैक्सिमम टाइम पानी लगा हुआ रहता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पानी लगा हुआ रहता है, और जिसके कारण यहाँ पर रबी फसल नहीं होता है, यानी रबी फसल यहाँ पर होता ही नहीं है उस टाइम में। यहाँ पर पानी लगा, सॉरी, खरीफ फसल मिस कर गए, यहाँ पर खरीफ फसल नहीं होता है, खरीफ फसल नहीं बोया जाता। एक्चुअली खरीफ फसल क्या है कि हम लोग बरसात के टाइम में जून जुलाई में बोते हैं, ठीक है, और नवंबर अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। तो ये जो है सो मई अप यानी जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक ना इसमें पानी लगा हुआ रहता है, और उसके बावजूद ये पूरा नहीं सूखता है। तो ये भूमि क्या रहता है, दलदली भूमि रहता है, दलदली भूमि हो जाता है, ठीक है, और इसमें दलहन का फसल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। खासकर ये जो यहाँ एक जगह है मोकामा, मोकामा को यानी जगह को ही यानी एक तरह से मोकामा टाल ही बोला जाता है यहाँ। तो पटना से मोकामा के बीच बहुत ज्यादा यानी दलदली भूमि है, और इसमें दलहन का फसल होता है जिसको हम लोग टाल क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एनसीईआरटी में एक क्षेत्र का नाम और दिया गया है जिसका नाम है दियारा या जल्ला क्षेत्र, ठीक है। तो क्या है कि ये गंगा नदी है यहाँ पटना के पास, थोड़ा सा ये दो भाग में बट जाता है, तो यानी एक धारा इधर से एक धारा यहाँ बीच में ना एक दो जगह यानी द्वीप टाइप का हो जाता है, तो ये छोटा सा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दियारा, और इसी को बोलते हैं जल्ला, ठीक है। ये पटना और हाजीपुर के यानी बीच में पड़ता है, ठीक। दियारा या जल्ला। अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है बिहार का खाद्यान्न, कि बिहार में भाई खेती कौन कौन चीज का होता है। तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न, ठीक है, सबसे पहला एक नंबर पे तो हम लोग को पते हैं, ठीक है, क्या, चावल। हमारा सबसे प्रमुख खाद्यान्न चावल है, ठीक है। तो चावल कहाँ होता है भाई, चावल ना यानी पूरा बिहार में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा चावल रोहतास में होता है। दूसरा नंबर का हमारा प्रमुख खाद्यान्न है गेहूं, और इसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन रोहतास में ही होता है। चावल हो गया, गेहूं हो गया, तीसरा है हमारा प्रमुख खाद्यान्न फसल मक्का, ठीक है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में होता है, लेकिन मक्का का घर बेगूसराय को बोला जाता है मक्का घर, क्योंकि यहाँ कम जगह में बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। चौथा हमारा प्रमुख खाद्यान्न है दलहन यानी दाल, और इसके उत्पादन में पटना पहला स्थान पे है, क्योंकि ये टाल क्षेत्र जो है इसमें दलहन का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले, क्या पढ़ना है, नगदी फसल, यानी बिहार में नगदी फसल कौन कौन सा होता है। नगदी फसल का मतलब क्या आप लोग पता है कि
वैसा फसल जो या तो खेत से ही बिक जाए या तुरंत उसका कीमत मिल जाए। धान में बहुत प्रोसेस है, गेहूं में बहुत प्रोसेस है, क्योंकि इसका यानी इंतजार करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, ठीक है, गेहूं का भी और मक्का का भी। लेकिन जो नगदी फसल है हम लोग उसको देखते हैं, ये मैक्सिमम खेत से ही बिक। तो सबसे पहला है तंबाकू, ठीक है। तो बिहार में तंबाकू का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये है गंगा, ठीक है। ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ये तंबाकू की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें ये है मुजफ्फरपुर, इधर हो गया आपको वैशाली, ठीक है। देखिए, और ये वाला इलाका जो हो गया समस्तीपुर। ये मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर में बहुत ज्यादा तंबाकू होता है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को, ये वाला पूरा क्षेत्र मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर वाले को यानी एक नाम दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम है सरईसा। इसको बोला जाता है सरईसा क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर जो तंबाकू होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा तंबाकू होता है, इसलिए इस तंबाकू को सरईसा तंबाकू भी बोला जाता है। और तंबाकू कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली, ठीक है, ये वाला इलाका हो गया। अब दूसरा हम लोग का जो नगदी फसल है उसका नाम है गन्ना, कहीं यानी इसको ईख भी बोला जाता है। तो ये गन्ना जो है, सो बिहार में गन्ना कहाँ होता है? छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, यानी ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, छपरा, सिवान, ठीक है, ये वाला इलाका में गन्ना बहुत ज्यादा होता है। कौन कौन सा जिला है? छपरा, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, हाँ, और एक गोपालगंज, यानी ये जिला सब में गन्ना बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद ये वाला इलाका हो गया आपको तंबाकू का, ठीक है, ये वाला जिला हो गया गन्ना का। अब हम लोग को थोड़ा सा ये वाला जिला के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये वाला जिला ना, ये बाढ़ प्रभावित जिला है, ठीक है। यहाँ पर जूट होता है। जूट क्या होता है? जिसको हम लोग सनई भी बोलते हैं, सोन बोलते हैं मिथिला में, ठीक है, पटुआ भी बोलते हैं, जिससे बोरा बनता है, ठीक है, जूट वाला बोरा। तो तीसरा हम लोग को यानी है फसल जूट। और जूट कहाँ होता है? ये वाला इलाका सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ठीक है, ये जिला में जूट होता है। तो हम लोग ये पढ़ लिए, ठीक है। और चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा बताए थे, तो यहाँ पर है रोहतास जिला, ठीक है। चावल और गेहूं यहाँ दोनों होता है। और दाल जो है सो यहाँ ई वाला इलाका में, पटना वाला इलाका में ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग को एक लास्ट टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। आप लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो मैप का सहारा जरूर लें, बिना मैप से ज्योग्राफी नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बिहार बना, आपको पता है बिहार बनाने का तरीका, 4 को डॉट दे दीजिए, ठीक है, वैसे मिला दीजिए, ठीक है, ये हो गया
बिहार। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है बिहार का वन। वन मतलब जंगल। तो एक यानी दो दो साल पे वन स्थिति रिपोर्ट आता है। तो आपके एससीईआरटी में थोड़ा सा पुराना डाटा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2023। अभी लेटेस्ट वाले वन स्थिति रिपोर्ट यही है। इसके अनुसार बोला गया कि बिहार में वनावरण, वनावरण मतलब वन, ठीक है, 7532 किलोमीटर है, और ये पूरे बिहार के क्षेत्रफल का 8% है। ठीक है, जबकि यानी हमको पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यानी हर राज्य को 33% वन रखना है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस टाइप की संभावना नहीं है कि हम लोग 33% बढ़ा सकें। ठीक है, ये हो गया आपका वन। अब क्या है कि थोड़ा सा बिहार में अभ्यारण्य के बारे में चर्चा किया गया है। ये पश्चिम चंपारण जिला है ना, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य, यानी बाघ अभ्यारण्य यहाँ पश्चिम चंपारण में है, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर बाघ अभ्यारण्य बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर बाघ अभ्यारण्य। उसके बाद यहाँ एक अभ्यारण्य है, ठीक है, जिसका नाम है कैमूर रोहतास अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ नालंदा जिला में एक है राजगीर अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ गया जिला में एक जगह है जहाँ है गौतम बुद्ध वन अभ्यारण्य। राजगीर हो गया नालंदा जिला, ठीक है, गौतम बुद्ध हो गया गया जिला, वाल्मीकि नगर हो गया पश्चिम चंपारण, कैमूर रोहतास नामे से प्रसिद्ध है कैमूर रोहतास। उसके बाद यहाँ है मुंगेर जिला। ठीक है, यहाँ पर एक है भीम बांध अभ्यारण्य। ठीक है, मुंगेर में है भीम बांध अभ्यारण्य। उसके बाद हम लोग ये पढ़ लिए, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हम आपको जानकारी देते जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक यानी बीपीएससी 2 बार पूछ लिया है और टीआरडी भी 1 बार पूछ लिया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है इंपॉर्टेंट जानकारी कि बिहार में रामसर साइट, बिहार में रामसर स्थल, यानी ये रामसर स्थल क्या है, बिहार में दलदली भूमि का बहुत सारा क्षेत्र है। यानी रामसर स्थल किसको बोलते हैं कि दलदली भूमि का वैसा क्षेत्र जहां पर कुछ विशेष प्रकार प्रजाति के पक्षी लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रामसर साइट। ये एक ईरान में शहर है रामसर, उसके नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसको संरक्षित किया जाता है। तो बिहार का पहला रामसर साइट है कांवर झील, इसको कांवर ताल भी बोला जाता है। ठीक है, ये है कहाँ, बेगूसराय में, बेगूसराय में है। और ये क्या है, एक किस प्रकार का झील है, ये गोखुर झील है। एक्चुअली गोखुर झील आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है, गोखुर यानी गाय के खुर, गाय के खुर यानी पैर की तरह होता है। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे ऐसे नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी बहते 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 बहते
यानी ई वाला इलाका को छोड़ के अब यहाँ से बहने लगी। ये देखिए गाय का खूर टाइप का हो जाता है और इस इलाके में पूरे में पानी लग जाता है, इसको बोला जाता है गोखुर झील। ठीक है, तो पहला रामसर साइट हो गया कांवड़ झील बेगूसराय। दूसरा हो गया नागी पक्षी अभ्यारण्य, आपको नागी बांध है यहाँ। ठीक है, तीसरा हो गया नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, एक बांध है नागी, एक बांध है नकटी। ठीक है, ये दोनों है जमुई जिला में। ठीक है, नागी और नकटी। उसके बाद हम लोग तीसरा, ये तीन यानी चौथा रामसर साइट जो है हमारा गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय ये है बक्सर जिला में। ठीक है, यानी 3 गो लेटेस्ट बना है। ठीक है, उसके बाद एक है पांचवा उदयपुर अभ्यारण्य। ठीक है, ये है पश्चिम चंपारण में उदयपुर अभ्यारण्य। और सबसे लास्ट छठा हम लोग गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये है कटिहार में। यानी ये सारा ना दलदली क्षेत्र, और इसका विशेषता क्या है, यहाँ पर बाहरी पक्षी आते हैं, खासकर साइबेरियन क्रेन आ जाते हैं ठंडा के समय में, वहां बर्फ जम जाता है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।